सुरक्षा में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान अपने युद्ध कौशल की धार को बरकरार रखने के लिए लगातार युद्ध अभ्यास करता रहता है और इन दिनों सेना एक साथ 2 जगहों पर युद्ध अभ्यास में जुटी हुई है। जापान में धर्म गार्जियन अभ्यास में जापानी सेना के साथ तालमेल को नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान सेना के साथ भारत आज से एक संयुक्त युद्ध अभ्यास का आगाज कर रहा है। लगातार हो रहे युद्ध अभ्यास के दम पर ही हिंद की सेना पूरी दुनिया में अपने पराक्रम का परचम लहराती है। जापानी सरजमी पर हिंदुस्तान के जवान संयुक्त अभ्यास में हिंद के शौर्य का प्रमाण। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं दिखा रही हैं अपना दम। हर मोर्चे पर यह तैयारी करेगी दुश्मन को बेदम। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के लिए जब हिंदुस्तान की सेना जापान पहुंची तो जापानी सैनिकों ने कुछ इस अंदाज में हिंद के वीरों का स्वागत किया। जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में दोनों सेनाएं इन दिनों अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए पसीना बहा रही हैं। जापान में 17 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। जापान की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट संयुक्त अभ्यास का हिस्सा बनी है। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने के अपने हुनर को परख रही हैं। ये युद्धाभ्यास हिंदुस्तान और जापान की सेना को युद्ध की रणनीति साझा करने में मदद करेगा। दोनों देशों के जवान इस अभ्यास में मैदानी जंग के दांव सीखने और साझा करने में जुटे हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का ये चौथा संस्करण है। पिछले साल कर्नाटक के बेलगाम में भी दोनों देशों के सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। इस दौरान भारत और जापान के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने का अभ्यास किया। दुश्मन अगर रिहायशी इलाके में छिपा हो तो उस पर किस तरह हमला करना है, घर में छिपे दुश्मन पर किस तरह वार करना है ताकि किसी भी नागरिक को कोई चोट न आए। अगर दुश्मन या किसी आतंकी ने किसी इमारत में पनाह ले रखी है तो कैसे उस पर वार करना है। बेलगाम में हुए युद्धाभ्यास में ऐसे सारे हालात से निपटने के लिए सेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया था। इससे पहले 2019 में मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ये युद्धाभ्यास किया गया था। 2018 में भी मिजोरम ही इस युद्धाभ्यास का गवाह बना था। जापान के साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में युद्ध की तैयारियों को परखा जाता है। हमले में घायल अपने साथी को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है, इसका अभ्यास भी किया जाता है। इस बार भी जापान में 2 हफ्तों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में हिंदुस्तान की सेना अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए दूसरे देशों के साथ लगातार युद्धाभ्यास करता रहता है। एक तरफ हिंदुस्तान के जवान जापान में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान के साथ एक युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। पिथौरागढ़ में डसलिक युद्धाभ्यास के लिए उज्बेकिस्तान आर्मी के जवान भारत में हैं। 5 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन के जवान शामिल हो रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं पहाड़ी इलाकों में अपने युद्ध कौशल के अनुभव को साझा करेंगी। लगातार हो रहे इन युद्धाभ्यासों के जरिए हिंदुस्तान की सेना आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखती है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हथियार हों या दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने की रणनीति, हिंदुस्तान के जवान युद्ध के हर मोर्चे पर सबसे आगे रहते हैं। इन युद्धाभ्यासों के दम पर ही जल, थल और नभ में भारत ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे तोड़ने का कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
शहरों में बेशक ठंड की रवानगी हो चुकी हो, लेकिन पहाड़ों पे अभी भी हालात बदले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर जारी है। इस भीषण बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवान सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कई फीट मोटी बर्फ की चादर के ऊपर ये जवान गश्त करते नजर आए। कठिन हालात में पूरी जिम्मेदारी से सरहद की सुरक्षा करते इन जवानों का जोश और जज्बा किसी मिसाल से कम नहीं। बर्फीली वादी में मुस्तैद हिंद के रणबांकुरे। भीषण बर्फबारी के बीच सरहद की सुरक्षा में तैनात। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कई फीट मोटी बर्फ की चादर के ऊपर सीआरपीएफ के जवानों की गश्त इनके जोश और जज्बे की मिसाल है। शून्य से काफी कम का पारा भी इनके चट्टानी हौसले और मजबूत इरादों के सामने घुटने टेक देता है। बेहद सर्द मौसम में हिंदुस्तान के जवान अपना फर्ज निभा रहे हैं। हाथों में राइफल थामे साधे कदमों और चौकन्नी नजरों से बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ते इन जवानों की नजरों से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। "24x7 सीआरपीएफ के जवान सरहद पर पेट्रोलिंग करते हैं ताकि सीमा पर से किसी भी किस्म के घुसपैठ को रोका जा सके और किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखा जा सके। वेदर कंडीशन काफी हराश है, स्पेशली इन विंटर्स। लगातार 3-4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम से कम 4-5 फुट यहाँ पे बर्फ इस टाइम पे रहती है। लेकिन बावजूद उसके बीइंग ए सीआरपीएफ फोर्स पर्सनल, आवर मोरल इज ऑलवेज हाई। बेसिकली हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि इस पूरे एरिया को किसी भी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन से फ्री रखना और अपने एरिया में फोर्स का जो डोमिनेंस है वो बना के रखना। सरहद की निगरानी कर रहे इन जवानों के पैर बर्फ में धंस जाते हैं, लेकिन इनका जोश कम नहीं होता है। लगातार आगे बढ़ते हुए सीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में जुटे हैं। मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे शरीर को जला देने वाली गर्मी हो या हाड़ कपाने वाली ठंड, कड़ी ट्रेनिंग से गुजर चुके ये जवान हर मुश्किल मोर्चे पर लड़ने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ यूसमर्ग में, हम काफी हाइट में भी हैं और यहाँ बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा गिरती है यहाँ पे, तो इस एक्सट्रीम कोल्ड में थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है, लेकिन हमारे जो ट्रूप्स हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं। उनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और एक जवान के लिए सबसे बड़ी जो उसका सहारा है, उसका जोश और उसका जज्बा है, वो जो देशभक्ति की एक भावना है जो हमेशा उसको एक इंटरनली मोटिवेट करती है इस तरह की जगह पे हमेशा समर्पण भाव के साथ ड्यूटी करने के लिए। बीते कुछ साल में चीन और पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कई बार कोशिश की गई, लेकिन भारतीय फौज के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी के चलते ये कोशिश हर बार नाकाम की गई। ये जवान हाईटेक उपकरणों और कई सुविधाओं से लैस होते हैं ताकि बर्फबारी के बीच भी ये जवान बिना किसी मुश्किल के सीमा की रखवाली कर सकें। काफी सुविधाएं हैं इस पूरे मौसम से लड़ने के लिए, जैसे बुखारीज हैं, गर्म पानी करने के साधन हैं और भी डिफरेंट टाइप की एक्सेसरीज है हमारे पास, जो इस चैलेंजिंग मौसम में जवानों के लिए बड़ा मददगार साबित होती है। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो या सीमा की सुरक्षा, मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने के लिए 70,000 से अधिक सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। जब भी राष्ट्र को जरूरत होती है, सीआरपीएफ के जवान वतन की खातिर खुद को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि तिरंगे की शान पर कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में गुड न्यूज आई है। जल्द ही विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य सहित सबसे बड़े युद्धपोतों पर स्वदेशी अग्निशमन बॉट यानी कि फायर फाइटिंग बॉट तैनात होने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की सेनाओं में स्वदेशी को बढ़ावा देने की ओर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा क्षेत्र में देश मेड इन इंडिया के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि जल्द ही विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य सहित
सबसे बड़े युद्धपोतों पर स्वदेशी अग्निशमन तैनात होने वाले हैं। फायर कंट्रोल में ये बॉट अहम भूमिका निभाएंगी और नौसेना को सुरक्षित रखेंगी। समंदर के इन दोनों सिकंदर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर ये फायर फाइटिंग बॉट स्वदेशी की शान बढ़ाएंगी। इनके तैनात किए जाने की खबर नौसेना को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी। हमने एक फायर फाइटिंग बॉट जो इंडिजिनसली डेवलप किया है वो अभी ट्रायल्स हो चुका है आईएनएस विक्रांत पे और आईएनएस विक्रमादित्य पे, और उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करके उसको अभी अब सप्लाई भी शुरू हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों में जो टेक्नोलॉजी हमने शुरू की थी वो हमारे इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करके सप्लाई भी कर दी। नौसेना अधिकारी के मुताबिक मेड इन इंडिया के तहत समुद्री बल के लिए लगातार नित नई पहल की जा रही है। सिर्फ फायर फाइटिंग बॉट ही नहीं, नौसेना भारतीय नौसेना ब्लू ग्रीन रेजर जैसी गेम चेंजिंग तकनीकों को शामिल करने पर भी काम कर रही है, जो पानी के नीचे के जहाजों और वस्तुओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। एक्चुअली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन उसमें से गिन चुन के सबसे महत्वपूर्ण होगी ब्लू ग्रीन लेजर। यह एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकेंगे, और ये हम जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उसका ड्यूअल पर्पस है, क्योंकि अगर हम उसको अगर जो निर्धारित हमें रेंजेस चाहिए वो नहीं मिली, अगर कम भी मिली तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में भारतीय नौसेना सफल हो रही है। नौसेना स्वदेशी परियोजनाओं के लिए किए गए वादों को जल्द पूरा कर लेगी। नौसेना का दावा है कि वो 15 अगस्त तक स्वदेशी परियोजनाओं के तहत किए अपने सभी वादे पूरा करेगी और आत्मनिर्भर नौसेना का सपना साकार होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने गई भारतीय सेना करीब 13 दिन तक राहत, बचाव और चिकित्सा कार्यों को अंजाम देने के बाद आज स्वदेश लौट आई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर से सेना की मेडिकल टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद भारतीय सेना की मेडिकल टीम इस्केंड्रन इलाके में अपना अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया था और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाकर तुर्की के लोगों का दिल जीत लिया। इस्केंड्रन के अलावा हैते में भारतीय सेना ने फील्ड अस्पताल के जरिए मेडिकल, सर्जिकल, इमरजेंसी वार्ड चलाकर काम किया। इसी के साथ एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर भी लगाया गया था। दोनों ही इलाकों में मेडिकल कैंप सेटअप करने के 1 से 2 घंटों के अंदर ही सेना ने घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया था। 60 पैराफील्ड अस्पताल की इस टीम ने 3600 से ज्यादा घायलों का इलाज किया और ऑपरेशन दोस्त को सफलता से अंजाम दिया। ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ 36 घायलों का ध्यान रखा गया, उनकी केयर की गई और इन फील्ड अस्पतालों में बहुत से लोगों ने अपना इलाज करवाया जो इस वक्त भूकंप की चपेट में आए थे। और इस पैराफील्ड टीम ने जब वहां पर पहुंचकर ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया तो वहां की जनता ने इसे खूब सराहा और भारतीय जनता ने भी इस एफर्ट को खूब प्रोत्साहन दी। हमें फाइनली एक लोकेशन वहाँ पे मिली जो कि एक हॉस्पिटल के पास थी। वो एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी मतलब मजबूत थी। जिस तरह से देखा था कि बाकी जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था उस हिसाब से उसमें नुकसान उतना नहीं था, तो हमें वो एक जगह सेफ लगी। प्लस वो हॉस्पिटल के पास था, तो हम हॉस्पिटल में जो भीड़ आ रही थी हम उसे डिकंजेस्ट करने में भी मदद कर सकते थे। तो हमने वहाँ पे जाके हमें लोकल से बहुत हेल्प मिली है वहाँ पे। एंड ऐसे कि टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे। इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी टीम और लोकल वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी और वहाँ उनकी मदद से हम लोगों ने हमारे जो मैन हैं उनकी मदद से पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप किया। और आई थिंक विद इन 1 or 2 hours of setting up the hospital, just saying that कि we are ready, patients started to just come. So like there was no stopping after that.
and after almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and all the volunteers that were there at that time. स्कैंड्रन और हैती में भारतीय सेना ने फील्ड अस्पताल के जरिए मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाकर यहां पे बेहद ही सराहनीय काम किया। इसमें यहां पर एक्सरे लैब्स बनाए गए, मेडिकल स्टोर्स भी लगाए गए और दोनों ही इलाकों में इन मेडिकल कैंप्स के सेटअप करने के 1 से 2 घंटों के अंदर ही सेना ने घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया था। It was all over the news that Turkey has been struck with a disaster. So decision was taken immediately from the government of India and the army headquarters to move 60 Parachute Field Hospital to Turkey, because 60 Parachute Field Hospital is earmarked as a spearhead first responder to any HADR missions inside India as well as abroad. So over a span of 6 to 8 hours we were ready to move to Turkey. And yes, that's how we moved it. And once we reached Adana, and thereafter we moved to Hatay, Iskenderun. So people, they were very helpful. I would say without the help of people there, like volunteers who had come from all over the Turkey, like medics, paramedics and non-medics, they were very helpful. It was just because of their contribution that this operation could be a huge success. तो सेना के साथ ही एनडीआरएफ ने भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई भीषण तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया था। एनडीआरएफ ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन चलाया और लोगों की जान बचाने में कामयाब रही। एक दिन पहले यानी कि रविवार को मानवता को बचाने का मिशन पूरा कर एनडीआरएफ की आखिरी टीम भी स्वदेश लौट आई है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की कुल 3 टीमें थी जो कि ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया गई हुई थी। इनमें से 5 महिलाएं भी इस टीम का हिस्सा थी। ये पहली बार हुआ जब एनडीआरएफ ऐसे ऑपरेशन के लिए दूसरे देश में किसी महिला सदस्य को भेजा गया था। एनडीआरएफ ने करीब 13 दिनों तक सफल तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके इस काम की काफी तारीफ भी हुई। इससे पहले शुक्रवार को एनडीआरएफ के कुछ जवान वतन लौटे थे, जिनमें खोजी कुत्ते, हनी और रेबो भी शामिल थे। इन जवानों को फूलमाला पहनाकर भी सम्मानित किया गया। और अब बात एक और कामयाब मिशन की। इसरो को मिशन चंद्रयान 3 में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो ने चंद्रयान 3 के एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। इसरो ने EMI-EMC टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान 3 के इसी साल जून में लॉन्च होने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के एक प्रमुख परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी में कामयाबी हासिल कर ली है। ये परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच युवा राव उपग्रह केंद्र में किया गया। सैटेलाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह उपप्रणालियों की कार्यक्षमता और विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए EMI-EMC परीक्षण किया जाता है। इसरो ने एक बयान जारी कर कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के EMI-EMC परीक्षण के दौरान ये सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरा है। सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 को इसी साल जून में प्रक्षेपित करने का प्लान बनाया है। इसे चंद्रयान 2 की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश नाकाम हो गई थी, जब ये आखिरी वक्त में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो ने रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया। लेकिन इस बार इसरो को कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते आगे और बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर फिर से राहगिरी की शुरुआत हो चुकी है। हर वर्ग के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। डांस, मस्ती और सेहत के साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा के मायने इस दौरान समझाए गए। मकसद यही है कि लोग सुरक्षित रहें और सेहतमंद रहें।
तेज आवाज में बजते म्यूजिक पर थिरकते युवा, तो कहीं फिटनेस क्लासेस में सेहत के प्रति फिक्रमंद लोग। यहाँ पर आपको उम्र का कोई बंधन नहीं देखने को मिलेगा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति उत्साह से लबरेज है। ये नजारा दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस के इनर सर्कल का है। कोविड के बाद दिल्ली पुलिस ने फिर से राहगिरी दिवस की शुरुआत की है। यहाँ मस्ती का मेला लगा हुआ है, जिसमें योगा की क्लास चल रही है, डॉग स्क्वाड की परेड चल रही है, कहीं जूडो कराटे का अभ्यास किया जा रहा है, तो कहीं डांस की पाठशाला लगी हुई है। सड़क सुरक्षा से लेकर सेहत को दुरुस्त रखने का यहाँ फुल डोज है, जिसका आनंद लेने वाले इस राहगिरी को लेकर क्रेजी दिख रहे हैं। सड़क की दूसरी तरफ बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं। काफी सालों बाद लोगों को मस्ती की पाठशाला का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कुछ वर्ष पहले रोहिणी में ये प्लेटफॉर्म मिला था, तो उसमें बहुत एंजॉय किया था। यहाँ आके अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को अवेयर करने के लिए और अपने को फिट रखने के लिए। ऐसा प्रोग्राम होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। राहगिरी अपने आप में एक ऐसा मेला है जहां हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। नौकरी पेशा वाले हों या फिर रिटायर्ड, कोई भी राहगिरी से जुड़कर खुद को फिर से एक्टिव कर सकता है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए योगा और एरोबिक्स कर रहे हैं, बच्चे साइकिलिंग का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ और मैंने कल अपने पापा के साथ इसकी वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगा है यहाँ के। राहगिरी में कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के मायने समझाए जा रहे हैं, तो कहीं बड़े बैनर पर सिग्नेचर करके यूथ अपने शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ ले रहे हैं। राहगिरी के जरिए दिल्ली पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाने के साथ शहर को साफ रखने का संदेश और सेहतमंद रहने के प्रति जागरूक कर रही है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।